डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 152 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 153 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तान का आगाज़ करते हैं। मुझे तो ये सब डेक्स्टर ने बताया था। उसने बेजार कुन अंदाज में अपने शौहर के तज़किरे के साथ बताया। कमाल है, फिर तुमने उस जैसे इंसान के साथ शादी क्यों कर डाली? मैं भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। मैं खुद भी उनसे घुलने मिलने की नीयत रखे हुए था। वजह यही थी कि हमारी जुज़वी बेसुरो सामानी में ये मददगार साबित हो सकते थे। मेरी बात पर वो मुतरन्नम और दिलफरेब अंदाज में हंस कर बोली, हाँ, इस बात पर हैरत तो होनी चाहिए, मगर क्या करें, बस औकात कुछ कारोबारी और दौलत कमाने के लिए ऐसी मजबूरियों को सहना पड़ता है। लो, तुम्हारा ट्रेलर आ गया। उसने शायद मौजू का इख्तिताम करना चाहा था। मैं उसकी कारोबारी और दौलत कमाने की बात पर खटक गया था। यानी ये लोग वाकई या कूतों की कानों की तलाश में निकलने वाले ताले आजमा थे, क्योंकि पहली मुलाकात में उनके मुंह पट और हंसोड़ साथी डेक्स्टर ने मुझसे यही कहा था। बहरकैफ ट्रेलर के बाहर खुमैरा और रूमी मुर्ग भूनने में मसरूफ थीं। एली को देखकर चौंके बगैर नहीं रह सकी। तहम मैंने उन सब का आपस में एक बार फिर तारुफ करवा दिया, क्योंकि इससे पहले गायबाना हद तक ही तारुफ था। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, एली खुश दिली से बोली। मेरा ख्याल है कि हम एक ही कश्ती के सवार हैं, क्यों ना इकट्ठे ही इस दुश्वार गुजार मगर मुनाफा बख्श मुहिम को स्तर किया जाए। रूमी और हुमैरा तो उलझी हुई निगाहों से एली की शक्ल तकने लगी। अलबत्ता मैंने जल्दी से कहा, बिल्कुल, ये तो और भी अच्छी बात है। जो हासिल होगा मिल बांट कर खा लेंगे। कहते हुए मैं एली की तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरी बात पर उसने बच्चों की तरह खुशी से कलकारी मारी। रूमी ने मुंह बना लिया। खुमैरा कुछ समझते हुए मुस्कुराने लगी। मेरा ख्याल है कि ये मुर्ग तैयार हो जाए तो इसे लेकर हमारे खैमे की तरफ चलते हैं। बाकी कारोबारी बातें वहीं हो जाएंगी। एली जोश से बोली। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं हौसला अफजा लहजे में बोला। क्यों भाई, मुर्ग साहब तैयार हैं? तखातुब हुमैरा और रूमी थे। हुमैरा ने हंसते हुए सिर्फ असबात में सर हिलाया, क्योंकि रूमी चिड़ी हुई थी और उसी लहजे में बोली, मुर्ग साहब तो तैयार हैं मगर चलने के मूड में नहीं है। तुम क्या हर किसी के साथ नथी होने की कोशिश शुरू कर देती हो? आखिरी जुमला उसने दांत पीसकर उर्दू में कहा था। इसमें फ़ायदा है, चलो उठो, मैंने कहा। और हाँ, एली ट्रेलर की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये ट्रेलर काबिल मुरम्मत है। तुम्हारी मलकियत भी नहीं लगता, क्योंकि इसके साथ कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त असूली तौर पर तुम्हारे ज़ेरे इस्तेमाल है, तो कारोबारी असूलों के मुताबिक ये तुम लोगों की ही मलकियत है। हमारे इकट्ठे सफ़र के लिए यह बेहतर रहेगा, हमारे पास गाड़ी है, इसमें अटैच कर देंगे। मेरा शौहर पोकर कारीगर भी है, आ जाओ। अब रूमी भी कतरे मुतमईन नजर आने लगी थी। उसे एहसास हो चला था कि मैं क्या करना चाह रहा था। हम भुने हुए मुर्ग और अपने मुख्तसर साजो सामान के साथ एली के हमराह हो लिखे। वेल, ये तो बहुत अच्छा हुआ। एली बहुत ज़हीन है, अब हम साथ हैं। हमारे वहाँ पहुँचते ही और एली के बताने पर डेक्स्टर ने फलक शगाफ के का बुलंद करते हुए कहा, मेरा जी चाहा अपने कानों पर हाथ रख लूं। रूमी और हुमैरा ने अलबत्ता अपनी कनपटियां गर्म करने के बहाने से ये काम बाखूबी अंजाम दिया था। पोकर बिल्कुल भी मुतमईन और खुश नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे उसकी औकात में रहने दिया और इनके साथ हम खुल मिल गए। हिरन और मुर्ग की ज़ियाफत उड़ाई गई। इन्होंने हमें विस्की की भी दावत दी, जिसे मैंने शुक्रिया के साथ मना कर दिया। अलबत्ता मैंने ब्रांडी जरूर चख ली थी। सर्दी में यह काम कर रही थी। मैंने हुमैरा और रूमी से भी इसे चखने का कहा था। चंद घूंट उन्होंने भी भर लिए थे। थोड़ी देर बाद एली के हुक्म पर पोकर नाक भूंज चढ़ाता हुआ जीप स्टार्ट करके ले गया और ट्रेलर घसीट लाया। एली ने पोकर को ट्रेलर के टूटे हुए एक्सल राड की मुरम्मत पर लगा दिया और खुद हमसे वो और डेक्स्टर बातें करने लगे। मैंने कन्नखियों से देखा था कि पोकर हमारी तरफ भी कान लगाए हुए था। मैंने तनिस्ता उसे छेड़ने के लिए एली और डेक्स्टर से आंख के इशारे से पोकर के बारे में जरा नीची आवाज में कहा, लगता है आपका ये साथी हमारे मिलाप से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। इसकी वजह क्या है? मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि जवाब मुझे एली ही दे, लेकिन शायद हमारे नसीब में कानों के पर्दों का इम्तिहान अभी बाकी था। यूं डेक्स्टर ने जवाब से पहले कहका लगाने के लिए भाड़ सा मुंह खोल लिया। खतरा भांपती रूमी और हुमैरा ने वही बहाना यानी कनपट्टियां गर्म करने के लिए अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे उनका जवाब सुनना था। यह मेरी बदकिस्मती सही। लिहाजा एक अदद फलक शगाफ के आयका मारने के बाद डेक्स्टर पोकर की तरफ देखते हुए बोला, उसकी आदत है, यह किसी के साथ मुतमाइन
और खुश नहीं रह सकता, अपनी हसीन व जमील बीवी के साथ भी नहीं। एक बात यह भी है कि इसका कारोबार ही ऐसा है। एली ने बताने की कोशिश की थी कि पोकर जो हमारी बातों पर कान धरे हुए था, उधर ही से चिल्लाकर बीवी से बोला, मेरे कारोबार के बारे में बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। ओहो, एली ने नागवार सी आवाज निकालकर बात खत्म कर दी। मैं अंदर से चौंक पड़ा। अगर पोकर का ऐसा क्या कारोबार था? क्या वो इनकी तरह याकूतों की कान की तलाश में नहीं था? हमारी कोशिश थी कि डेक्स्टर से कम ही बात की जाए, मगर ये कोशिश रायगां जाती रही। यह असले का डीलर है, एक एजेंट की हैसियत से यह हमारे साथ है और इसने कशलंगा के छोटे दलाई लामा से मिलना है। डेक्स्टर ने हमारी जानिब झुककर राजदाराना लहजे में कहा और मैंने शुक्र किया कि उसने कहका नहीं बुलंद किया था। काश सिर्फ राजदाराना अंदाज में ही बातें करता रहे, ताहम मैं इस इंकशाफ पर चौंके बगैर नहीं रह सका। कोया पोकर का एक अलग मिशन था, जबकि डेक्स्टर और एली कार्लसन याकूतों की कान के मुतलाशी थे। बोम्बिला में हम इसकी मदद से याकूतों की कान का सुराग लगा लेंगे। इसकी कंपनी के वहां के लोगों से बड़े ताल्लुकात हैं और बॉर्डर वगैरह क्रॉस करने में भी यह हमारे लिए कारआमद है। डेक्स्टर ने बात पूरी की और उसके हल्क में फिर खुजली होकर ही रही। वो भाड़ सा मुंह खोलने लगा, लेकिन शुक्र है कि कहका नहीं लगाया था, सिर्फ होले से खांस कर रह गया। यकीनन मेरे साथ रूमी और हुमैरा ने भी दिल में शुक्र किया होगा। छोड़ो बे डेक्स्टर, एली बोली, इसका क्या तज़किरा लेकर बैठ गए, खामखा ही नाराज हो जाएगा। इसी वक्त पोकर चिल्लाया, होशियार, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां आ रही हैं। इसके ऐलान पर हम सब बुरी तरह चौंक पड़े। मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा और सिर्फ अपने बारे में गुलखुलासी करवाने की कोशिश करूंगा। पोकर ने साथ ही एक नागवार सी खबर भी थी। इस बदबख्त का इशारा हमारी जानिब ही था। हमने देखा एक तरफ से दो भारी भरकम जीपें तेजी से आ रही थीं। मेरा दिल किसी अनजाने खदशात के तहत तेजी से धड़कने लगा। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी अगर तुमने इनके बारे में कोई गलत हरकत की तो। एली ने खा जाने वाली निगाहों से शौहर को घूरते हुए धमकी थी। वो खफीफ सा नजर आने लगा, और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। दोनों जीपें करीब आकर रुक गईं। चुस्त वर्दी पोश मुसल्ला अफराद उतरे और हमारी जानिब पड़े। हम सब भी उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। डेक्स्टर ने उन अफीसर्स और एहलकारों के सामने कहका लगाने से मुकम्मल इज्तनाब बरतते हुए इन्हें बताया कि वो इनकी हुकूमत से इजाजतनामा लेकर ही याकूतों की कान की तलाश में खमालिया सगीर की जानिब कामजन है। नीज ये सब इनके साथ ही हैं। इस ज़िमन में उसने कागजात भी शो किए और कुछ पोकर ने भी अपनी आलमी लाइसेंस याफ्ता आर्म कंपनी का भी मोनोग्राम वाला एल्बम दिखा दिया। हमारे पास भी इंटरपोल के कागजात थे। रूमी ने हमारी गुलू खुलासी करवा दी। जब वो लोग लौट गए तो डेक्स्टर तो कहके लगाना भूल गया और वो एली समेत हमारी हैसियत आश्कारा हो जाने के बाद एक हैरत अमेज मुसरत भरे तासरात तले हमारी जानिब तकने लगा। अलबत्ता पोकर फिक्रमंद दिखाई देने लगा। और तुमने हमें बताया नहीं था कि तुम इंटरपोल से ताल्लुक रखते हो। यह हमारा एक बहाना था। मैंने बात मनाने की कोशिश चाहिए और साथ ही एक आंख मींची। डेक्स्टर ने फलक शगाफ कहका लगाकर अपनी हसरत निकाली ली, जो इसने एहलकारों के आने तक बड़ी अजाबनाक खामोशी से दिल में दबा रखी थी। अब हम भी एली और पोकर की तरह शायद उसके कहकों के आदी होने लगे थे। बहाना तो अच्छा है, तो क्या तुम लोगों के कागजात जाली हैं? एली बोली। ऐसा ही समझो। इस बार रूमी ने गोया बात आई गई करते हुए कहा और मजीद बोली, मेरा ख्याल है हमें दिन दिन में सफर आगे बढ़ा देना चाहिए। पोकर ट्रेलर की जैसे तैसे मुरम्मत कर चुका था। रवानगी के वक्त डेक्स्टर संजीदा रहा। जीप में 5 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। रूमी और हुमैरा ने ट्रेलर ही में बैठने को तरजीह दी थी, जबकि मैं इन तीनों के साथ जीप में जा बैठा। बचा कुचा गोश्त हमने बर्फ में डालकर संभाल लिया था। अब पोकर जीप चला रहा था। डेक्स्टर इसके बराबर वाली सीट पर बैठा था और मैं यही दुआ मांग रहा था कि वो मेरे साथ न बैठे, वरना कहके लगा लगा कर मेरे कानों के पर्दे फाड़ डालता। पोकर की हसीन बीवी एली मेरे साथ अकबी सीट पर थी। पोकर ऐसे बर्फजार इलाकों में जीप चलाने का खूब तजुर्बा रखता था। रूमी ट्रेलर में बैठी यकीनन मेरी दानिशमंदी की दाद दे रही होगी कि मैंने इन यूरोपियन अफराद के साथ शामिल होकर कितना बड़ा फायदा उठा लिया था। सफर बातों और डेक्स्टर के कहकों के दरमियान जारी रहा। हम गोया नेपाल के सरहदी इलाके बंदराज से रवाना हो चुके थे। इसके बाद मानसू की पहाड़ियां आने वाली थीं, जिसका मतलब था कि हम हिमालय सगीरा में दाखिल होकर तिब्बत की पहली वादी काउंट मेला पहुंचने वाले थे। जबकि हमारे मोहतात अंदाजे के मुताबिक रोजी ग्रुप ने भी इसी सिम्मत का कसद कर रखा था। मानसू कस्बे के बाद फिजाई रास्ता इख्तियार किया जा सकता था, अगरचे जैसा कि मज़कूरा हो चुका ज़मीनी रास्ता खासा दुश्वार गुजार था।
मजबूरी की बात और थी। अलबत्ता रोजी ग्रुप के लिए असल मंजिल कशलंगा और बोम्बिल्ला की जानिब रवानगी के क्या इंतजामात थे यह हमें मालूम नहीं था। हमारी गाड़ी की रफ्तार बहुत सुस्त थी। गनीमत ही था कि सख्त सर्दी और इस दुश्वार गुजार वादी में पैदल चलने की जहमत से बचे हुए थे। लेकिन पोकर खुश नहीं था। ट्रेलर साथ लगाकर हमने गलती की है, इसका कोई फायदा भी नहीं है और जीप को इजाफी ताकत लगाने के अलावा ईंधन भी ज्यादा खर्च हो रहा है। हमें इसे अलग कर देना चाहिए जीप से। तुम दिमाग से भी जरा काम ले लिया करो पोकर। एली ने उसे घुरका। हम अब 3 नहीं बल्कि 6 हैं। इनकी 2 साथी ट्रेलर में सवार हैं। फिर ये भी सोचो कि रात या तूफान के सबब ट्रेलर ही हमारे काम आएगा। और ये भी तो है कि याकूतों का खजाना भी संभालना होगा, डेक्स्टर ने कहा। शुक्र था उसने कहका नहीं लगाया था। हाँ, असल मुद्दा हमारा यही था, क्योंकि हम तो तुम्हारी बेवकूफ़ाना ड्राइविंग के सबब अपना होम ट्रेलर गर्क कर चुके थे। लानत है मुझ पर, कोई इज्जत ही नहीं मेरी। हालांकि इस मुहिम में सबसे ज्यादा मैं ही काम आ रहा हूँ, पोकर झल्ला कर बोला। डेक्स्टर ने थोड़ी उठा कर कहका बुलंद किया। हम इसकी बेबसी पर हंसने लगे, लेकिन मुझे पोकर की जानिब से तशवीश लाहक थी। बकौल उसके साथी डेक्स्टर के वो असले के एक बड़े डीलर का एजेंट था। उसने न जाने किस सिलसिले में कशलंगा के दलाई लामा से बातचीत करना थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वहां दरूने खाना कोई खुफिया जंगी पॉलिसी मुरतब की जा रही थी। चीन और भारत की तिब्बत के हवाले से इतनी तारीख से तो तकरीबन सभी आगाह थे कि तिब्बत के मामले में चीन और भारत की रस्साकशी या सर्द जंग ढकी छुपी बात नहीं थी। ऐसे इलाकों में माली मफादात के लिए अपने असले की फरोख्त की खातिर ऐसे गर्ज पसंद डीलर अपने एजेंटों को ऐसे टास्क पर भेजते रहते थे जहां सर्द जंग किसी कैफियत हो। इनका मकसद इंसानों को आपस में लड़वा कर सिर्फ दौलत कमाना होता था। इनकी खून की होली से अपनी दुकान रंगना और अपना उल्लू सीधा करना होता है। तिब्बत दुनिया की छत है। यह जमीन का इंतहाई बुलंद मकाम है। इंसानी आबादी इसके बाद खत्म हो जाती है और दुनिया केटू और माउंट एवरेस्ट में सिमट कर रह जाती है। तिब्बत 1950 तक एक आज़ाद मुल्क था। फिर चीन की फौजें यहाँ दाखिल हुई। 14वें दलाई लामा भारत में जिलावतन हुए और तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया। ताहम ये लोग अपने मुल्क को आज़ाद समझते हैं। ये 58 साल गुजरने के बावजूद चीन के तसल्लुत को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब दुनिया के नक्शे में तिब्बत को तलाश करें तो ये आपको हिमालय के इंतहाई ऊपर मिलेगा। इसकी एक सरहद नेपाल, जिस पर हम गामजन थे। इसकी एक सरहद नेपाल, दूसरी भूटान, तीसरी अक्साई चीन के जरिए भारत और चौथी संकयांग से होती हुई वतन अजीज पाकिस्तान से मिलती है। ये इलाके माजी में तिब्बत का हिस्सा होते थे। भारत का लद्दाख भी तिब्बत ही में था। यह माजी में एक अजीम बुद्ध रियासत थी। शाम ढले तक हम सफर करते रहे। इसके बाद हमने सफर रोक दिया। एली ने नक्शा फैलाकर भी लाकर यह जां अफजा ऐलान कर ही डाला कि हम तिब्बत की सरहद से सिर्फ 10-12 किलोमीटर के फासले पर हैं। गाड़ी में इस पुरशोर सफर की ऊंच नीच और झटकों ने पूरे बदन की चोले तक हिला डाली थी। लिहाजा गाड़ी रुकते ही हम सब नीचे उतर आए और वहीं खड़े खड़े हल्की फुल्की वर्जिश करने लगे। यूं कड़कड़ाती सर्दी ने हमारा इस्तकबाल किया। हर तरफ कोहरा मुसल्लत था, जिसे भांपते ही पोकर ने ऐलान कर दिया कि आज रात यालाबारी का कभी इम्कान है। हम लोग इस वक्त तवांग कस्बे के करीब खड़े हैं। डेक्स्टर ने भी एतराफ का जायजा लेते हुए कहा। थोड़े तवक्कुफ से वो कुछ सोचने के बाद मजीद बोला, मेरा ख्याल है इसकी तस्दीक हो जानी चाहिए। कोई आना चाहे तो मेरे साथ आ सकता है। ये कहते हुए आगे बढ़ा। मुझे हैरत हुई कि हर सिम्मत गुबार और कोहरा फैला हुआ था। इसे भला किसी आबादी के यहाँ आसार कैसे नजर आ सकते थे? वो दर्रा देख रहे हो? डेक्स्टर सामने हाथ और उंगली का इशारा करके मुझसे बोला, क्योंकि इस वक्त मैं ही उसके करीब था। फिसलती बर्फ पर आकर मैं उसके सहारे कदरे एक किग्गर पर आ गया। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने, मैं बोला तो उसी वक्त डेक्स्टर ने एक कहका बुलंद किया। इतनी देर बाद उसका यूं अपनी हसरत निकालना मुझे ले डूबा, जिसके नतीजे में मुझे झटका लगा और किग्गर से मेरा पाँव फिसला। मैंने डेक्स्टर के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाही थी और यही नहीं, उसने भी दूसरे हाथ से मेरी गिरफ्त थामने के लिए दूसरा हाथ मुतहर्रिक किया था। ये मुझे लगा वह हाथ उसका मेरी इस पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए नहीं था, या मेरा ये वहम हो कि मैं अपने ही वजन तले नीचे बर्फीली ढलान की जानिब लुढ़कता चला गया। ऊपर मुझे हुमैरा की खौफजदा सी चीख सुनाई दी थी। मेरे आवाज चाहते रहे और मैं नीचे लुढ़कनियां खाता न जाने कितनी गहरी खाई या बर्फीले खड़ की जानिब गिरता चला जा रहा था। शायद कोई ठोस शय मेरे सर से टकराई थी और मैं दुनिया माफिया से बेनियाज हो गया। होशो खिरत की दुनिया कितनी देर बाद मुझ पर आश्कारा हुई थी, मुझे उसका अंदाजा नहीं हो सका।
البتہ آنکھ کھلی تو کاٹدار برفیلی ہواؤں کو چہرے اور پورے جسم سے ٹکراتے محسوس کیا۔ چند ثانیے تک وہ اسی طرح جیسے کسی تنگ سے کونے میں مڑی تڑی حالت میں پڑا رہا۔ خالی اور ذہنی کی یہ کیفیت تھوڑی دیر تک طاری رہی۔ اس کے بعد ہوش و حواس جاگے اور میں نے ذرا ہلنے جلنے کی کوشش چاہی تھی کہ بے اختیار میرے منہ سے کراہ خارج ہوگی۔ سر میں ٹیس کے ساتھ ہی مجھے اپنی ایک ٹانگ میں درد کی لہر اٹھتے محسوس ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری زخمی ٹانگ کسی نے دبوچ رکھی ہو اور مجھے ایک حد تک ہلنے جلنے سے قاصر کر رکھا ہو۔ میں نے سر کو جھٹکے دیے اور یادداشت پر زور دیا تو واضح ہوا کہ میں اس حالت کو کیسے اور کیوں پہنچا تھا۔ کیا مجھے ڈھلان سے نیچے اس کھڈ میں گرانے کی ڈیکسٹر کی یہ دانستہ حرکت تھی؟ میرے ذہن میں ابھرا۔ میں جس صورتحال سے دوچار تھا، اگرچہ یہ وقت ایسی باتوں پر غور یا سوچ و بچار کا نہیں تھا، لیکن شاید یہ میرے لاشعور سے بات چپکی ہوئی تھی جو فوراً ذہن میں تازہ ہو کر ابھری۔ میں نے اپنا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ شام ڈھلنے کے بعد رات کی تاریکی ہر سو پھیلی نظر آئی۔ خود میں ایک ایسے کھڈ میں گرا پڑا تھا جو شاید کھڈ کا کوئی بعید ترین کونا تھا۔ وہاں برف سے ڈھکے درخت اور ان کے موڈے بھی ابھرے ہوئے تھے۔ شاید انہی میں کسی کے ساتھ میرا سر ٹکرایا تھا۔ میں نے ذرا سنبھالا لیتے ہوئے اپنے زخمی اور پھنسی ہوئی ٹانگ کا جائزہ لیا۔ وہ اس طرح کے نکلے ہوئے تیز برفیلے تکونی کھڈ میں پھنسی ہوئی تھی۔ سردی اور شورش زدہ ہواؤں نے پہلے ہی مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ اوپر سے ٹانگ کا اس بری طرح سے پھنس جانا میری مزاحمت کو توڑے ڈال رہا تھا۔ میں بھی سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے کھینچنے اور نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر میری کوششیں کامیاب ثابت ہوئیں۔ ٹانگ تو نکل آئی مگر اس میں درد کا احساس موجود رہا۔ شاید تھوڑا لنگ بھی آ گیا ہوگا۔ یہی شکر کیا کہ ٹانگ سلامت اور آزاد تھی۔ یوں ایسے کاٹدار موسم اور خوفناک برفیلے ویرانے میں میرے اندر کافی حوصلے اور ہمت کا احساس جاگا۔ برف باری بھی ہو رہی تھی لیکن اس میں تیزی نہیں تھی۔ شاید طوفانی برفیلی ہوائیں رخصت ہونے والی تھیں کیونکہ اسی وقت تواتر کے ساتھ یالا باری شروع ہو گئی۔ پہلے ہی مجھ پر اتنی برف گر پڑی تھی کہ میں سارا ہی برف سے اٹا پڑا تھا۔ دفعتاً ایک لرزہ خیز خیال پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسی شدید برف باری اور سردی میں میرے جسم کا کوئی حصہ فراسٹ بائٹ اور فروزن کی بھی زد میں آ سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے ہر وقت اپنے جسم کو حرکت میں رکھنا تھا، خواہ میں بیٹھا یا لیٹا ہی کیوں نہ ہوتا۔ لہٰذا اس خطرے سے نمٹنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو تیزی سے حرکت دینا شروع کر دیا اور دونوں ہاتھ آپس میں رگڑنے لگا۔ جسم کو گرمائش پہنچانا ضروری تھا۔ ٹانگ ٹھیک تھی، ہلکا سا درد تھا۔ کھڈ کے اندر ہی میں نے تھوڑا سا چل پھر کر دیکھ لیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب میں نے اس بے رحم برفیلے کھڈ سے باہر نکلنے کا سوچا۔ میرے تین اطراف میں تو کھڈ کی قدرے ڈھلوانی بلند دیواریں تھیں جبکہ چوتھی سمت کی ڈھلان ذرا ہی عمودی تھی، یعنی اس میں کوشش کر کے اس راستے سے اوپر کی طرف جایا جا سکتا تھا۔ برف باری ہو رہی تھی۔ میں کگر کے نیچے تھا۔ سردی سے ٹھٹر بھی رہا تھا۔ گرم کپڑوں کی افادیت اپنی جگہ مگر سردی کا زور اس سے زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خطرناک بات تھی۔ میرا جلد از جلد کسی محفوظ اور گرم مقام تک پہنچ جانا لازمی تھا۔ جس مقام سے میں نیچے گرا یا گرایا گیا تھا وہ بھلا کب دور تھا؟ میں تھوڑی کوشش سے وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ رومی اور ہمیرا میرے پیچھے ضرور لپکے ہوں گے۔ پھر میں ذہن پر زور دیتے ہوئے ایلی اور بالخصوص ڈیکسٹر کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں بار بار اپنے اس خدشے کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈیکسٹر نے مجھے دھکا نہیں دیا تھا، بلکہ کگر سے میرا اپنا پاؤں پھسلا اور میں سنبھل نہیں پایا۔ مگر مجھے یہ بھی نہیں بھولا تھا کہ میں ڈیکسٹر کا سہارا لینے کی کوشش بھی چاہی تھی، لیکن اس نے شاید مجھے غیر محسوس انداز میں جھٹکا دیا تھا۔ اپنی جھونک میں تو میں ذرا لڑکھڑایا ہی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر ڈیکسٹر نے دانستہ میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی تو کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا؟ اچانک میرا اندر ایک وسوسہ انگیز خیال سے ہول اٹھا۔ کہیں اس بدبخت کا مقصد رومی اور ہمیرا کو یرغمال بنانا تو نہیں تھا؟ ہمیرا کے بارے میں تو میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا تھا، البتہ رومی سے مجھے امید تھی کہ وہ ہی ہمیرا کی بھی مدد ضرور کرے گی اور آسانی سے ان کے ہتھے نہیں چڑھے گی۔ وہ میری تلاش کے ساتھ ساتھ ان کا مقابلہ بھی ضرور کرے گی۔